brought to you by Infinix. होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, दो लोगों का प्रेम का एक ढंग, प्रेम की कल्पना जो हमारे मन में है, जो मुख्य धारा की फिल्मों और किताबों से हमारे जहन में उतरी, वो एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते टाइप ही है। लेकिन लड़के लड़के या लड़की लड़की के प्रेम की कल्पना शायद मुख्य धारा से हट गई। लड़के और लड़कियों के अलावा उनकी कल्पना हमारे जहन में छप नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे ही सही अब सूरत बदल रही है। अब हमारे पास वैसी फिल्में हैं, वैसी कहानियां हैं जहां इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस यात्रा में एक बड़ा पड़ाव आया सितंबर 2018 में, जब भारत में समलैंगिकता को डीक्रिमिनलाइज किया गया। लीगल नहीं, डीक्रिमिनलाइज। तब से अटकलें थी कि क्या इसे सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकार्यता मिलेगी जो हेटेरोसेक्सुअल संबंध को मिलती है वैसी। और अब इस बहस के अंजाम की शुरुआत हो चुकी है। नमस्ते, हमारा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज यानी 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को कानूनी पहचान दिलाने की याचिकाओं की सुनवाई हुई। सेम सेक्स मैरिज मसला क्या है, अब तक इस पर क्या क्या हुआ, पिटीशन किसने लगाई और क्यों लगाई, कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, समर्थकों और विरोधियों के तर्क क्या हैं और हमारे विशाल देश का इतिहास क्या है इस बारे में, दूसरे देशों में क्या हालात हैं। आज बड़ी खबर में इन्हीं सब मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां हैं उन पिटिशनर्स की जो सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेम सेक्स कपल सुप्रियो और अभय पिछले 10 साल से साथ रहते हैं। उन्होंने साथ में वेडिंग कम कमिटमेंट सेरेमनी भी आयोजित की थी, यानी एक तरह की शादी, और ये ऐलान भी कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। लेकिन एक साथ रहने के बावजूद उन्हें वे तमाम कानूनी अधिकार नहीं मिलते जो एक मैरिड कपल को मिलते हैं, जैसे सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा बच्चे पैदा करने या गोद लेने का अधिकार, विरासत, भरण पोषण और टैक्स के लाभ जो केवल मैरिड कपल्स को मिलते हैं, वो समलैंगिक जोड़े को नहीं मिलते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि सभी वयस्कों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, और यही वजह है कि सुप्रियो और अभय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि सेम सेक्स कपल की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए, ताकि दूसरे शादीशुदा लोगों की तरह वो भी तमाम कानूनी अधिकारों और दायित्वों का लाभ उठा सकें। इसी तरह डॉक्टर कविता अरोड़ा और डॉक्टर अंकिता खन्ना ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की एप्लीकेशन दी थी, जिसे दिल्ली में कालकाजी के मैरिज ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। एक याचिका पराग विनय मेहता और वैभव जैन ने भी डाली। दोनों ने 2017 में वॉशिंगटन डीसी में शादी की थी, अमेरिका में। दोनों की शादी को न्यूयॉर्क स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अब जीत अय्यर मित्रा और 3 और लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक शादी को मान्यता देने की भी याचिका डाली थी। पिछले साल नवंबर 2022 में भी 2 कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कहा कि सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता मिलनी चाहिए। मांग की गई कि स्पेशल मैरिज एक्ट जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, ये भी समझते हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम या स्पेशल मैरिज एक्ट 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को विवाह करने की अनुमति देता है। इस एक्ट में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म शामिल हैं। इसमें भी लेकिन एक क्लॉज है कि जोड़ों को विवाह की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले संबंधित दस्तावेजों के साथ विवाह अधिकारी को एक नोटिस देना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन शादी ऑफलाइन विवाह अधिकारी के दफ्तर पर ही करनी पड़ती है। इसी तरह की और तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश के कई हाई कोर्ट्स में भी दायर की गई थी। तो आपने स्पेशल मैरिज एक्ट समझ लिया। अब वापस याचिकाओं के मुद्दे पर आते हैं। कुछ उदाहरण हमने आपको दिए, पर इस तरह की याचिकाएं देश के कई हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग यही थी कि सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए। इसी साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामलों पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया। सारी याचिकाओं को नत्थी करने का फैसला किया। जो मसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थे, सब क्लब कर दिए गए, ताकि अलग अलग कोर्ट का समय भी बर्बाद ना हो, अलग अलग पक्ष दलील भी ना दें, क्योंकि ये नीति से जुड़ा मसला है, देश से जुड़ा मसला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अटॉर्नी जनरल से इस मसले पर जवाब मांगा। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट, हलफनामा दायर कर समलैंगिक विवाह का विरोध किया और सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की। केंद्र सरकार का ये तर्क है कि ये विवाह भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। इस पर फैसला संसद ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। केंद्र ने अपने एफिडेविट में जो कहा उसे बिंदुवार समझते हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार के मुताबिक भारतीय परिवार की अवधारणा में एक जैविक पुरुष यानी बायोलॉजिकल मैन और महिला शामिल हैं और कोर्ट के लिए संपूर्ण विधायी नीति को बदलना आसान नहीं होगा। दूसरा बिंदु, केंद्र सरकार के अनुसार दो अपोजिट सेक्स के लोगों का मिलन सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से विवाह की अवधारणा में शामिल है। इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करते हुए इसे कमजोर या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीसरा बिंदु, हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है, एक पुरुष और एक महिला के बीच का एक पवित्र मिलन। मुसलमानों में ये एक अनुबंध है, लेकिन ये संबंध सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के बीच ही माना जाता है। केंद्र ने यह भी कहा कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि से संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी। इन मामलों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित हैं। एक दलील ये भी आई कि कानून के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक यानी बायोलॉजिकल तौर पर दी गई और उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को अलग अलग कैसे माना जा सकेगा। केंद्र ने यह भी कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, इसकी धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा करें। ये केंद्र की दलीलें थी। अब यहां सवाल यह उठता है कि धारा 377 आईपीसी की और समलैंगिक संबंध और विवाह का मामला क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 377 में पुरुष और पुरुष या महिला और महिला के बीच यौन संबंधों को अपराध के तौर पर परिभाषित किया गया था। इसमें कहा गया था कि प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ यौनाचार करने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान था। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आपसी सहमति से दो समलैंगिकों के बीच बनाए गए संबंध को आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्र ने अपने फैसले में कहा था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। समलैंगिकों के भी वही मूल अधिकार हैं जो किसी सामान्य नागरिक के हैं। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। ये फैसला नाज फाउंडेशन और आईआईटी के 20 छात्रों की एक याचिका पर आया था। दरअसल सबसे पहले 2001 में नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर वयस्क समलैंगिकों के बीच यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सजा दिए जाने की व्यवस्था को अवैध बताया था और नाज फाउंडेशन के पक्ष में फैसला सुनाया था। फिर कुछ धार्मिक संगठनों की आपत्ति के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसे सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फिर से पलट दिया। यानी इसके बाद समलैंगिक संबंधों को मान्यता मिल गई थी इस आधार पर कि वो कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन ये कानूनन अपराध से इतर भी मान्यता चाहते हैं बाकी सारे पैरामीटर्स पर, और इसीलिए समलैंगिक विवाह जिसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आइए अब आपको इस केस के बारे में और विस्तार से बता देते हैं। 12 मार्च को केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया। 13 मार्च को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मामले को संविधान बेंच के पास रेफर कर दिया। संविधान बेंच कम से कम 5 जजों की होती है जो ऐसे मामलों की सुनवाई करती है जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो। फिर 1 अप्रैल को जमीयत उलेमा ए हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसने इन याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि इस्लाम में समलैंगिकता पर प्रतिबंध शुरू से स्पष्ट और स्थापित रहा है। 6 अप्रैल को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR ने भी एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। आयोग ने समलैंगिक विवाह और उनके द्वारा बच्चे गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया। फिर 10 अप्रैल को इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी यानी IPS ने इसी संदर्भ में एक बयान जारी किया। सोसाइटी ने उन देशों से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा किया जहां सेम सेक्स मैरिज वैध है। 23 ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिन्हें सेम सेक्स पेरेंट्स ने पाला, और फिर इस कमेटी ने ये कहा, इस इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि इस तर्क का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि सेम सेक्स जोड़े माता पिता बनने के लायक नहीं है, पेरेंटिंग के लायक नहीं है। यह भी कहा गया कि LGBTQIA समुदाय के लोगों के मेंटल हेल्थ में सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता दिए जाने का अच्छा असर पड़ेगा। 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इसके बाद एक नई अर्जी दी और फिर से कहा कि समलैंगिक विवाहों को अदालती फैसले के माध्यम से मान्यता नहीं दी जा सकती। यह अधिकार संसद के पास है, देश के लिए कानून बनाने का अधिकार। केंद्र सरकार ने कहा कि समलैंगिक विवाह की मांग कर रहे लोग शहरी अभिजात्य विचारों यानी अर्बन एलिटिस्ट व्यूज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों की लोकप्रिय इच्छा जो है वो ये कि केवल अपोजिट सेक्स मैरिज को ही मान्यता दी जाए।
17 अप्रैल को ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि ऐसे बच्चे जिनका पालन पोषण सेम सेक्स कपल के द्वारा किया जाएगा, उनकी समझ प्रभावित हो सकती है। इन बच्चों का संपर्क सीमित होगा और उनका समग्र व्यक्तित्व विकास प्रभावित होगा। ये एनसीपीसीआर का कहना है। आज की सुनवाई में क्या हुआ, ये बताने से पहले आपको दोनों पक्षों के तर्क जानने चाहिए। पहले आपको एक पक्ष के तर्क बताते हैं। आई थिंक कि सेंटर जो है मोर देन रिलीजन उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि डू दे बिलीव दैट वी आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इफ दे बिलीव दैट वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री तो रिलीजन या ना रिलीजन हमें भी वही हक मिलने चाहिए जो बाकी लोगों को मिलते हैं। और जहां तक खास करके मुस्लिम रिलीजन या हिंदू रिलीजन की बात है, ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में इन धर्मों के लोग शादी नहीं कर रहे हैं। खाली इंडिया का एटमॉस्फेयर इस वक्त ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। इवन देन अभी भी आप देखेंगे न्यूज में कि छोटे छोटे गांवों में, शहरों में लोग अपने धर्म के अनुसार शादी कर रहे हैं। ओनली थिंग दैट दे डोंट हैव इज लीगल राइट्स। सो अगर मेरा पूरा समाज राजी है ना, मेरा प्रीस्ट भी राजी है, तो तो उसके अलावा में इट्स रियली द गवर्नमेंट विच हैज टू गेट अप एंड चेंज। मैं ओवरऑल ऐसे ही देखती हूँ कि इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू। तो अब ना हो तो आगे चल के कभी तो ये होना ही है। इट्स जस्ट हाउ वी आर राइटिंग आवर हिस्ट्रीज। आगे चल के जो जनरेशन है इस गवर्नमेंट को जज करेगी कि आप प्रोग्रेसिव क्यों नहीं थे। बार बार हमें ये सुनने को आ रहा है फ्रॉम द डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द यूनियन की सोसाइटी जो है वो हिल जाएगी या रेडी नहीं है। बट एक्चुअली द वर्क ऑफ अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट इज टू स्टे वन स्टेप अहेड एंड शो द डायरेक्शन। समाज को एक डायरेक्शन दिखाना, इंफॉर्मेशन समझा के ये करना, जो आपको सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है। दूसरा पक्ष जानने के लिए हमने बात की आईएमसी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष राकेश उपाध्याय, प्रोफेसर राकेश उपाध्याय से। देखिए, हमारे 16 संस्कार में खास तौर पर सनातन वैदिक हिंदू धर्म 16 संस्कार हैं। संस्कारों की संख्या कम अधिक हो सकती है, लेकिन मूल 16 माने गए, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और विवाह के बाद फिर कोई संस्कार बचता नहीं। विवाह के बाद अंतिम संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार ही होता है, जब शरीर चिता पर जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो विवाह की भारतीय परंपरा है उसमें आप अगर देखेंगे तो जितने भी वैदिक रीत के विवाह बताए गए, और उसमें सभी हमारे एक तरह से जो मत पंथ हैं वो सब उसको मानते हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए गए। उसमें कहीं से भी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके लिए कोर्ट बैठी है या कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस तरह के विवाह का कोई भी जिक्र, वर्णन सनातन वैदिक हिंदू धर्म के किसी भी आर्ष ग्रंथ में नहीं है। न कोई उदाहरण है। अगर है तो मनगढ़ंत है, झूठ है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय से जो भी इस प्रकार की जिरह कर रहे हैं, अगर वो परंपरा का हवाला दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं। भारतीय दर्शन का अध्ययन किया नहीं है और अपने इंद्रिय सुख के लिए उसकी मनमानी व्याख्या आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी आप लेना नहीं चाहते हैं, विवाह संस्था में घुसना चाहते हैं। विवाह का मतलब ही है जिम्मेदारी लेना, उत्तरदायी बनना। किसके प्रति? उसके प्रति जिससे संसार आगे बढ़ता है। और जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, उस रिश्ते से कोई संसार आगे नहीं बढ़ता। वो अभी जानते भी नहीं है कि सिविलाइजेशन का रूप क्या होता है। जिनके यहाँ कोई रिश्ता ही नहीं रहा, जो अपने दादा, नाना, काका, चाचा, मौसी, फुआ के लिए आज तक एक नाम नहीं रख पाई। ग्रैंड मदर कहेंगे, फिर ग्रेट ग्रैंड मदर कहेंगे, ग्रैंड फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे, अंकल आंटी में सबको शामिल कर लेंगे। जिनके यहाँ विवाह की पद्धति ही नहीं रही है, विवाह के कॉन्सेप्ट को जो जानते ही नहीं है, जो मनुष्य शरीर को, स्त्री पुरुष को जैसे बाकी पशुवत जीवन है, और पशु भी तो नेचुरल है। ये तो आप पशु वाला भी, पशु से भी गए बीते वाली बात कर रहे हैं। कोई पशु, कोई संसार में जीव इस तरह की हरकत नहीं करता जिस तरह की हरकत को आप कोर्ट में चर्चा करना चाहते हैं। आज यानी 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने
मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने 377 को अपराध के दायरे से बाहर किए जाने के मुद्दे से शुरुआत की। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने की दलीलें दी। रोहतगी ने तर्क दिया कि कानूनी अड़चनों के मद्देनजर कानून में पति और पत्नी की जगह जीवन साथी यानी स्पाउस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 के मुताबिक समानता के अधिकार की भी रक्षा होती रहेगी। रोहतगी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक समानता के अधिकार के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच नहीं बल्कि दो मर्दों या दो औरतों के बीच भी होता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता न मिलना भेदभाव है जो LGBTQ जोड़ों की गरिमा पर आघात करता है। देश की आबादी में 7 से 8% लोग LGBTQ समुदाय के हैं। रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे नवतेज जौहर का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। पुट्टास्वामी का मामला, जिसमें निजता के अधिकार और पसंद और चयन के अधिकार पर जोर दिया गया था। समलैंगिक विवाह को आधुनिक शहरी विचार बताने की सरकार की दलील काटते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि भगवान अयप्पा के जन्म की कथा तो काफी प्राचीन है। वो भी भगवान शिव और विष्णु की संतान माने जाते हैं। विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो उस समय भगवान अयप्पा का जन्म हुआ, बकौल मुकुल रोहतगी की दलील। CGI ने कहा कि हम आपसे सहमत हैं, लेकिन क्या हम हस्तक्षेप कर सकते हैं जब विधायिका भी उसी पर विचार कर रही हो। इस पर रोहतगी ने कहा कि अदालतें हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम केवल उस डिक्लेरेशन की मांग कर रहे हैं जो हमें कोर्ट दे सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कई कानूनी सवाल अदालत के सामने रखे। कहा कि अगर सेम सेक्स शादी टूट गई तो क्या होगा? जिस बच्चे को गोद लिया गया उसका क्या होगा? फिर पिता कौन होगा? आपराधिक कानूनों का क्या होगा? एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया, ऐसे व्यक्तियों जिनकी विशेष जैविक विशेषताएं हैं, उनके संयोजन की पूरी एक श्रृंखला है। एक कैटेगरी सेक्स है, दूसरा जेंडर है। एक पुरुष शरीर को महिला मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों में ढाल सकता है और इसके विपरीत भी संभव है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सामाजिक संबंधों की स्वीकृति कभी भी कानून के निर्णयों पर निर्भर नहीं होती। मेरा यह कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की विधायी मंशा पूरी तरह से जैविक पुरुष और जैविक महिलाओं के बीच संबंध की रही है। इससे पहले सुनवाई शुरू होने से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात कहते हुए सुनवाई टालने की दलील भी दी थी। कहा था कि जब तक राज्य इसमें सीधे न जुड़े तब तक इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है। कोर्ट इसमें नोटिस जारी कर जनवरी में सुनवाई कर सकता है। इस पर CGI ने कहा कि वे कोर्ट के इंचार्ज हैं और वही फैसला लेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सरकार भी देखेगी कि वो मामले की सुनवाई में शामिल होगी या नहीं। इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने हस्तक्षेप किया और मामले की सुनवाई शुरू हुई। ये सब शुरू में हो गया था। कल यानी 19 अप्रैल को फिर से इस मामले पर बहस होगी। सुनवाई हमने आपको बता दी, अब इसका कानूनी पेच क्या है वो भी बता देते हैं। हमने इसके लिए बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से। कि भारत में जितने भी कानून हैं, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो, चाहे हिंदुओं के कानून है, दूसरे भी हो, उन सारे कानून और परंपराओं के अनुसार विपरीत लिंगी लोगों की ही शादी के बारे में प्रावधान है। कहीं पर भी सेम सेक्स मैरिज के बारे में प्रावधान नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कानून में नया कानून बनाना या कानून में बदलाव करना, यह काम संसद के दायरे में आता है। और तीसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जो उनका जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन उनकी कानून की व्याख्या करना है। नया कानून बनाने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये बहुत पुराने समय से, संविधान के अलावा केशवानंद भारती के समय से यह परंपरा चली आ रही है। तो ये जो पूरी विवाद है, इस विवाद को हम देखें तो जो समाज और तकनीकी दो चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और जो हमारे कानूनी जो व्यवस्था है, वो कानूनी व्यवस्था उनके अनुसार गति नहीं एक बना पा रहा, तालमेल नहीं बना पा रहा है। इसलिए हम संसदीय प्रणाली में मोटे तौर पे दोनों बिंदुओं पर गतिरोध देखते हैं। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बहुत तेजी से, IT है, साइबर लॉ से बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, वो चाहे क्रिप्टो है या किसी चीज के बारे में, लेकिन कानून उसके हिसाब से नहीं बन पाता। इसी तरीके से समाज है, तो समाज में चाहे लिविंग हो या सेम सेक्स मैरिज हो, उसमें जो मॉडर्न एस्पिरेशंस हैं
उन मॉडर्न एस्पिरेशंस के हिसाब से संसदीय व्यवस्था सही तरीके से कानूनी तालमेल नहीं बना पा रही है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक संविधान, एक अदालत है, और संविधान अदालत होने के नाते संविधान की सीमाओं से बंधी हुई है, इसलिए यह बात सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आती। हमें जीके में पढ़ाया जाता है चांद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हम आपको बताते हैं आधुनिक समय में कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह करने वाले पहले दो लोग कौन थे। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में रहने वाले माइकल मैककॉनेल और जैक बेकर 1971 में दोनों ने शादी की। फिर जीके का सवाल ये कि पहला देश कौन सा जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। जवाब है नेदरलैंड, जहां अप्रैल 2001 से ही सेम सेक्स मैरिज लीगल है। हालांकि डेनमार्क ने 1989 में ही समलैंगिक जोड़ों को डोमेस्टिक पार्टनर्स के तौर पर रजिस्टर करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन कोई औपचारिक कानून नहीं बनाया था। 2012 में जाकर डेनमार्क ने विधिवत कानून बनाया। हमने आपको देश में चल रही दलीलों के बारे में बताया, हमने आपको सामान्य ज्ञान के बारे में बताया। अब उन देशों का जिक्र कर देते हैं जहां पर पिछले 2 दशक में सेम सेक्स मैरिज को लेकर कानून बना। स्क्रीन पर आपको उन देशों के नाम नजर आ रहे हैं। सिलसिला शुरू हुआ 2004 में बेल्जियम से, फिर कनाडा, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, डेनमार्क, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्राजील, और 2013 में सूची में इंग्लैंड और वेल्स का नाम आता है। यहाँ पर कानून पारित हुआ, क्वीन एलिजाबेथ की मोहर भी लगी। इससे जुड़े जो ग्रेट ब्रिटेन से जुड़े दूसरे देश हैं वहाँ पर कुछ स्वायत्तता भी है, इसलिए उनको अपना कानून पारित करने के लिए भी समय दिया गया। तो मेरे हिसाब से भारत और इंग्लैंड में इन अधिकारों की लड़ाई बहुत अलग तरह से लड़ी जा रही है। भारत में ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही है, जबकि इंग्लैंड में ये लड़ाई सड़कों पे और संसद के सामने लड़ी गई थी। और इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला, इंग्लैंड में ऐसे कई सारे जनमत कराए गए थे जिससे ये सामने आया था कि ज्यादातर लोग समलैंगिक विवाह के पक्ष में हैं, और मेरे हिसाब से भारत में ऐसा कोई जनमत अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, इंग्लैंड में सांसदीय संप्रभुत्वता का एक प्रचलन है और एक रिकॉग्नाइज्ड विश्वास है कि कानून बनाना सिर्फ संसद का काम है और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति भी नहीं है कि अगर कोई कानून बनाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी घोषित कर सके। और इंग्लैंड का क्योंकि ये रीत है कि कानून बनाना चुने हुए सांसदों का काम है, इसलिए कोई भी अधिकार अगर साबित करना होता है तो वो संसद करता है। वहीं भारत का संविधान एक बहुत ताकतवर सुप्रीम कोर्ट का गठन करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को रद्द कर सकता है जो संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। इसलिए भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी पहचान देने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ी जा रही है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि हमारा कानून सिर्फ विपरीत लिंग की शादियों को मान्यता देता है और ये उनके संविधान के अधिकारों के खिलाफ है। और ऐसा भारत में मुमकिन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट उन सब कानूनों को संविधान के अधिकारों के खिलाफ पाए, जबकि ऐसा इंग्लैंड में नहीं हो सकता। और हमें ये बात भी नजर में रखनी चाहिए कि भारत में सरकार ने समलैंगिक विवाह पर चुप्पी बना रखी है, इसलिए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। और हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है जो इन सवालों पे जा सकता है, जो कि इंग्लैंड में मुमकिन नहीं है। आपने गौर किया होगा हम 2015 तक आ गए और अब तक इस सूची में अमेरिका का जिक्र नहीं आया। 26 जून 2015 अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ओबेरगेफेल बनाम हॉजेस में 5-4 के फैसले से विवाह समानता को कानून बनाने की अनुमति दी और सभी 50 राज्यों में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का पूरा अधिकार दिया। हालांकि 32 राज्यों ने पहले ही समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रखी थी, पर 2015 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे अमेरिका में इसे लीगल करार दिया गया। शीर्ष अदालत का तर्क विवाह को केवल विषम लैंगिक जोड़ों तक सीमित करना कानून के तहत मिली बराबरी की गारंटी का उल्लंघन करता है। सूची में और नाम भी जोड़ते हैं जैसे जर्मनी, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और बिल्कुल अभी की बात करें तो कोस्टा रिका। एक लंबी सूची है। मसलन कनाडा की बात करते हैं, हम भारतीय खूब बसते भी हैं वहां जाकर। कनाडा में 1999 से ही प्रांतीय सरकारों ने सेम सेक्स जोड़ों के लिए सामान्य कानून का विस्तार कर दिया था और कपल्स विवाह के सभी कानूनी लाभ ले सकते थे। इसके बाद कानून की कड़ी 2003 में शुरू हुई और औपचारिक रूप से 20 जुलाई 2005 को राष्ट्रव्यापी कानून पारित हुआ। एशिया की बात करें तो सिर्फ ताइवान में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। 17 मई 2019 को ताइवान की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया। 2017 में मुल्क की संवैधानिक न्यायालय ने एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह की पारंपरिक परिभाषा को खारिज कर एक फैसला सुनाया था, जिसके बाद बात संसद तक पहुंची और 2 बरस के भीतर ये फैसला आया। बाकी भारत के किसी भी पड़ोसी मुल्क या खाड़ी देश में सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका या चीन और जापान में हालांकि इस मुद्दे को लेकर सुगबुगाहट है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है। ये तो इतिहास की बात हो गई।
कानून की बात हो गई, पर परंपराएं क्या कहती हैं? इतिहास में अलग अलग धर्मों के शादी को लेकर किस तरीके के विचार दर्ज हैं? इसके लिए हमने इतिहासकार रुचिका शर्मा से बात की, जिन्होंने ये बताया कि जो अवेलेबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस नहीं, लीगल नहीं, उनमें किस तरह के जिक्र मिलते हैं। होमोसेक्सुअलिटी जो है मनुस्मृति में तो लीगलाइज नहीं है। मनुस्मृति का जो चैप्टर 11 है उसके वर्स 67 में बड़े तरीके से लिखा है कि अगर आप होमोसेक्सुअल हैं या होमोसेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं तो आप इमीडिएटली अपनी कास्ट लूज कर देते हैं, जो कि उस समय में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। आज भी है, कास्ट सिस्टम तो है ही खराब। तो एक तो वो है, पर उसी समय के अंतराल में जो कामसूत्र लिखी गई है वात्स्यायना की, उसका जो चैप्टर 2.9 है उसके वर्सेस 35 और 36 में होमोसेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। और ना केवल मैन विद मैन, वुमन विद वुमन भी बताया गया है। ओरल सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं और इसको साधारण सेक्सुअल एक्ट माना गया है, क्योंकि वात्स्यायना की कामसूत्रा में एक असाधारण सेक्सुअल एक्ट है, एक साधारण सेक्सुअल एक्ट। साधारण को नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट माना जाता है। तो जिससे कि शायद हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि लीगली तो होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेड नहीं थी, बट क्लियरली सोसाइटी में प्रैक्टिस होती थी। तभी शायद इसीलिए कामसूत्रा में भी वो मेंशन होती है। और साधारण शायद इसीलिए मेंशन होती है कि शायद कुछ अच्छे स्तर पे होती होगी प्रैक्टिस, तभी शायद उसको साधारण कहा गया है। उसके बाद अगर आप इस्लाम को देख लें तो उसमें भी लीगलाइज तो नहीं है, पर उसका भी पॉपुलर परसेप्शन बहुत ही पॉजिटिव है। पेंटिंग्स में बहुत देखने को मिलता है हमें, जो ऑटोमन कैलिफेट की पेंटिंग्स हैं उसमें काफी सारे में सॉडोमी डिपिक्ट हुई है, सिर्फ आलिंगन भी डिपिक्ट हुआ है मेन विद मेन के बीच में। यहाँ पर हमें विमेन और विमेन के एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलते हैं, बट मेन विद मेन बहुत। और किंग्स भी ऐसे हैं, बाबर और बाबरी तो फेमस हैं ही, जो कि उनका जो लव अफेयर था उनके साथ, उन्होंने, बाबर ने खुद भी अपनी जो किताब है तुज़ुक बाबरी में इसका मेंशन किया है। ये एक जटिल विषय है, इसमें सिर्फ संसद से बात तय हो, इसमें सिर्फ कानून बनाने भर से बात तय हो, ये हमारी सीमित समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, जब तक समाज में स्वीकार्यता नहीं बदलेगी, तब तक सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। एक बार समाज में ये प्रगतिशीलता आए कि व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से अपने जेंडर का निर्धारण कर सकता है, अपनी बनावट के हिसाब से शारीरिक और मानसिक, और उसके बाद गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, तभी दलीलें आगे बढ़ेंगी, तभी विधायिका पर दबाव होगा और तभी अदालत भी जो फैसला सुनाएगी उसे शब्दशः लागू किया जा सकेगा। जिन देशों का हमने उदाहरण दिया, आप उन्हें पश्चिमी सभ्यता कहकर खारिज कर सकते हैं, पर आप मुझे ये बताइए कि इन्हीं सभ्यताओं में बने कई संस्थानों, कई कंपनियों, कई मॉडल्स, कई विचारों को हम अपनाने को लेकर आतुर रहते हैं। तो हमें इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या तर्क है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।